सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है आतंकवाद का साया। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। आतंकवाद निसंदेह इस दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और इसे समाप्त करने के लिए हम सभी को प्रयत्नशील रहना होगा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या बताया जा रहा है, इस अध्याय के आधार पर कि आतंकवाद जो है वो इस दुनिया के लिए एक खतरा है और हमें इसे समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रयत्नशील बनना होगा। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। बम धमाका, धाए धाए धाए, तर तर तर, दिल्ली दहली, मुंबई में आतंकी हमला। ऐसे समाचार आए दिन समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन की सुर्खियों में रहते हैं। आज भारत ही नहीं, विश्व भर में आतंकवाद अपना खूनी पंजा फैलाए हुए है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे शक्ति संपन्न देश भी आज आतंकवाद की काली छाया से अछूते नहीं हैं। आतंकवाद आज अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर समूची दुनिया को भयाक्रांत किए हुए है। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि जब बम का धमाका होता है तो उससे दिल्ली, मुंबई जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सहम जाते हैं और ऐसे धमाकों के आतंक का हमला जो होता है वो समाचार में आए दिन आते रहते हैं। समाचार पत्रों में, रेडियो में, टेलीविजन में जो आप समाचार न्यूज देखते हैं वो सभी आतंकवाद का खतरा सुर्खियों में बना ही रहता है। और भारत ही नहीं, विश्व भर में आतंकवाद का जो खूनी पंजा है वो हर जगह फैला हुआ है। अब चाहे आप अमेरिका देख लो या इंग्लैंड देख लो, ये कैसे देश है, ये बिल्कुल शक्ति संपन्न देश है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो देश है ये भी आतंकवाद की काली छाया से अछूते नहीं रहे हैं। यानी यहाँ पे भी आतंकवाद का हमला हो चुका है और आतंकवाद जो है वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर समूची दुनिया को भयाक्रांत किए हुए हैं। यानी कि सारी दुनिया जो है वो इस आतंकवाद से डरती आई है। आतंक का अर्थ है भय। समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करना ही आतंकवाद है। इस कार्य में संलिप्त लोग आतंकवादी कहलाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो अपने किसी राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति विनाशकारी साधनों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जो आतंकवाद का अर्थ होता है, आतंक क्या होता है, आतंक का अर्थ होता है भय, यानी कि डर। और समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, आतंकवाद कहलाता है। और इस कार्य में संलिप्त लोग आतंकवादी कहलाते हैं। यानी कि जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, ऐसे लोग जो डर फैलाना चाहते हैं दुनिया में, उसे ही हम क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और ये वे लोग होते हैं जो अपने किसी राजनीतिक, सामाजिक या फिर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, विनाशकारी साधनों के माध्यम से लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, दुनिया को डराने का प्रयास करते हैं। आतंकवादी रेलवे स्टेशनों, बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थलों, बसों, रेलगाड़ियों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, इमारतों आदि में बम विस्फोट करके, गोलियों की बौछार कर, अकारण ही लोगों की हत्या करके, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाकर समाज में दहशत का वातावरण उत्पन्न करते हैं। इनके कुकृत्यों से जनजीवन त्रस्त रहता है। तो यहाँ भी बच्चों क्या बताया जा रहा है कि आतंकवादी क्या करते हैं, रेलवे स्टेशनों, बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थलों में, जैसे बस, गाड़ी, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, इमारतों में क्या करते हैं, बम विस्फोट करते हैं और गोलियों की बौछार करते हैं। और ऐसे बौछार करते हैं कि कितने लोगों की हत्या उस कारण हो जाती है और सरकारी संपत्ति को भी क्षति यानी नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा दहशत का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं कि लोग उनसे डरने लगते हैं और इनके कुकृत्यों से जनजीवन त्रस्त रहता है। भारत जैसे शांतिप्रिय देश के लिए आतंकवाद एक अभिशाप से कम नहीं है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अति प्राचीन काल से सुख, शांति और समृद्धि से संपन्न रहा है। यहाँ की शांति और समृद्धि विश्व के देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि भारत जैसे शांति प्रिय देश के लिए जो आतंकवाद है वो क्या बन गया है, अभिशाप बन गया है। अब भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अति
प्राचीन काल से सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा संपन्न है, यानी कि भारत बहुत शांति वाला देश है, सुख संपत्ति वाला देश है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया है, आतंकवाद फैलता जा रहा है और यहाँ की शांति और समृद्धि विश्व के देशों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा का भी स्रोत रही है। समय बदलने के साथ और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी आतंकवाद अपनी जड़ें जमाने लगा है। तुच्छ राजनैतिक स्वार्थों ने इसे और हवा दी। साल दर साल आतंकवाद का रावण अलग अलग मुखौटे लगाकर नक्सलवाद, माओवाद, लिट्टे, सिमी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उल्फा आदि अनेक नामों से भारत भर में फैल गया है। आज बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी, माओवादी अपने आतंकी कार्यों से समाज और सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। उनकी गतिविधियां अब लूट मार, नरसंहार और रेल पटरियां उखाड़ने तक ही सीमित नहीं रही है। अब वे अपनी बात मनवाने के लिए गणमान्य लोगों, सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का अपहरण कर उनकी हत्या करने से भी बाज नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों समय बदल रहा है और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी आतंकवाद अपनी जड़ें जमाने लगा है। तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों ने इसे और ज्यादा हवा दी है और सार दर सार जो आतंकवाद है वो अलग अलग, जैसे रावण होता है उसके अलग अलग सर होते हैं, वैसे ही जो आतंकवाद है अलग अलग मुखौटों के साथ जीवन में आता रहा है। जैसे नक्सलवाद, माओवाद, अलग अलग नामों के आधार पर इन्हें बुलाया जा रहा है। आज बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद और माओवादी अपने आतंक के कार्य को समाज और सरकार के लिए अब वो सिरदर्द बन गए, यानी कि उनका जो कार्य है, आतंकवाद का जो कार्य है, लोगों को डराने का जो कार्य है, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उनकी गतिविधियां अब सिर्फ केवल लूट मार या ट्रेन की पटरी जो होती है उसे उखाड़ना यहीं तक सीमित नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को उठा लेते हैं, पुलिस कर्मचारी को उठा लेते हैं, फिर उनकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार की चीजें वो लोग करते हैं ताकि जिससे सरकार डर जाए, लोग में दहशत पैदा हो जाए। भारत के अलग अलग राज्यों जैसे असम, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में भी आतंकवादी समय समय पर सिर उठाते रहते हैं। देश के कुछ भागों में तो आतंकवादी गतिविधियों से सदैव भय, आतंक और तनाव का वातावरण बना रहता है। आज कश्मीर में आतंकवाद इस सीमा तक बढ़ चुका है कि वहां के निवासी अन्य स्थानों पर शरणार्थी बनकर रहने को विवश है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आज आतंकवाद की आग में धधक रहा है। चिनार के पेड़, फूलों की क्यारियां, कश्मीर के सुरम्य स्थल और डल झील में एकाकी खड़े शिकारे अपने हतभाग्य पर आंसू बहा रहे हैं। केसर की क्यारियों से महकती कश्मीर घाटी में जहां पर्यटक भ्रमण करते नहीं थकते थे, वह आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की गोलियों से थर्राती नजर आती है। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि भारत के अलग अलग राज्य जैसे असम, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आतंकवादी समय समय पर सिर उठाते रहते हैं, यानी कि आतंकवाद का हमला करते रहते हैं। देश के कुछ भागों में तो आतंकवादी गतिविधियों से सदैव भय, आतंक और तनाव का वातावरण हमेशा बना ही रहता है। अब जैसे जो कश्मीर है, कश्मीर में आतंकवाद की सीमा इस हद तक बढ़ चुकी है कि वहां के जो निवासी है अन्य स्थानों पर शरणार्थी बनकर रहने के लिए विवश हो गए, यानी कि जो कश्मीर के लोग हैं वो कश्मीर से निकलकर कहीं और उन्हें रहना पड़ रहा है क्योंकि कश्मीर में बहुत ज्यादा आतंकवाद फैलता जा रहा है। अब जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते थे, कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि वहां पे रहने वाले लोग भी वहां रहना नहीं चाहते हैं, वहां से निकलकर कहीं और रहने के लिए वो विवश हो गए हैं। आतंकवाद को लेकर हर व्यक्ति के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर आतंकवाद उत्पन्न कैसे होता है, इसके कारण कौन से हैं, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के रास्ते पर धकेल देती है। इसका उत्तर है
उपेक्षित वर्ग में व्याप्त असंतोष की भावना, नैतिक मूल्यों का पतन, राष्ट्रीयता की भावना का ह्रास, अशिक्षा, गरीबी, युवा वर्ग में फैली बेरोजगारी इत्यादि। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर व्यक्तियों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है कि आतंकवाद उत्पन्न कैसे होता है, क्यों लोगों को ऐसे मन में आता है कि हम लोगों को डराएं, अपनी बात को हम इस तरह से मनवाएं, क्यों ऐसा होता है। इसका कारण ये है, इसका कारण क्या है, परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जो किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के रास्ते में धकेल देती हैं। इसका उत्तर है कि उपेक्षित वर्ग में व्याप्त असंतोष की भावना, नैतिक मूल्यों का पतन, राष्ट्रीयता की भावना का ह्रास और अशिक्षा, गरीबी। तो यहाँ बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो आतंकवाद है लोगों में उत्पन्न होता है। खासकर बेरोजगारी, अब किसी के पास पैसे नहीं है, लोगों में अशिक्षा है यानी कि लोग शिक्षित नहीं है, गरीब है, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का ह्रास है, और क्या कहा जा रहा है कि नैतिक मूल्यों का पतन है। तो इस अलग अलग कार्यों की वजह से जो आतंकवाद है उनके मन में घर कर जाता है, फिर वो लोग आतंकवाद की ओर बढ़ने लगते हैं। समाज का उपेक्षित वर्ग अपनी उपेक्षा का प्रतिकार करने के लिए आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ विदेशी शक्तियां भी देश को कमजोर बनाने के लिए देश में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करती हैं। विदेशी इशारे पर विघटनकारी तत्व भोले भाले, निर्धन और बेरोजगार युवाओं को कभी धन का लालच देकर, कभी धर्म का वास्ता देकर और कभी हथियारों के बल पर भय दिखाकर आतंकवाद के दलदल में धकेल देते हैं। उन्हें आतंकवाद का प्रशिक्षण और अत्याधुनिक हथियार देकर देश में विध्वंसक कार्यों के लिए विवश करते हैं। आज तालिबान और अल-कायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन आतंक का पर्याय बन चुके हैं। इनकी विध्वंसक गतिविधियों ने पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न देशों को भी दहला दिया है। वस्तुतः आज संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के बादल छाए हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि जो लोग होते हैं, कुछ विदेशी शक्तियां भी देश को कमजोर बनाने के लिए देश में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करती हैं, यानी कि देश को कमजोर बनाने के लिए, अगर हम देश को कमजोर बना देंगे तो देश किस पे निर्भर हो जाएगा, सरकार पे निर्भर हो जाएगा। तो इसलिए जो विदेशी शक्तियां हैं वो इस प्रकार का कार्य करती है ताकि लोग हम पे निर्भर हो जाएं, दूसरे देश पर निर्भर हो जाए। तो विदेशी इशारे पर विघटनकारी तत्व क्या करते हैं, भोले भाले निर्धन बेरोजगार युवाओं को धन का लालच देते हैं या फिर धर्म का वास्ता देते हैं कि तुम अपने धर्म के लिए करना होगा, या कभी हथियारों के बल पर भय दिखाकर, डर दिखाकर उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेल देते हैं और उन्हें आतंकवाद का प्रशिक्षण और अत्याधुनिक हथियार, यानी उन्हें ऐसे हथियार दे देते हैं, अत्याधुनिक हथियार पकड़ाकर उन्हें विध्वंसक कार्यों के लिए विवश कर देते हैं। आतंक की काली छाया में जी रही इस दुनिया से आतंकवाद को समूल उखाड़ फेंकना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे निपटने के लिए सभी देशों को एक सामूहिक रणनीति बनानी होगी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उन देशों पर दबाव बनाना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र चलाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे देशों पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी भत्सना करके उन्हें हतोत्साहित करने का कार्य करना होगा। दूसरी प्रमुख बात यह है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों से बातचीत कर आपसी सहमति से उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करने होंगे। समाज में जो लोग उपेक्षा संतुष्ट हैं, उनसे वार्ता कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना होगा। यदि इसके बाद भी शांतिपूर्ण समाधान के सभी रास्ते बंद दिखाई दे तो आतंकवाद का अंत शक्ति प्रयोग द्वारा करना ही होगा, तभी मानवता की रक्षा हो सकेगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि हमें इस आतंक की काली छाया को दुनिया से हटाना ही होगा, और इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो लोग आतंकवादी होते हैं हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो क्यों इस जगह में गए हैं, इस दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, आतंकवाद को हम कम कर सकते हैं, शांतिपूर्ण समाधान हमें ढूंढने होंगे। आतंकवाद को
हतोत्साहित करने वाले कारकों में समाज में नैतिक मूल्यों का विकास, पारस्परिक सौहार्द एवं सहजीवन की भावना का प्रसार भी प्रमुख है। जब देशवासियों में राष्ट्र प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई, राष्ट्रीय एकता जैसे भाव जागृत होकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा और संपूर्ण भारतवासी एकजुट होकर आतंकवाद से दो दो हाथ करने को आ खड़े होंगे, तो निश्चय ही वह समूल नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आतंकवाद को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी भारतवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करना होगा। क्योंकि अगर हम एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आतंकवाद हम पर हावी होता जाएगा। तो इसलिए हमें आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए, आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें एक साथ खड़े होना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा, और हमें अपने नैतिक मूल्यों का और ज्यादा विकास करना होगा। तो बच्चों, इस अध्याय में यही बताने का प्रयास किया गया है, ये जो आतंकवाद होता है इसको हमें बढ़ने नहीं देना है, बल्कि इसे कम करने का प्रयास करना है, हमें एक साथ मिलकर इसे हटाना है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।